अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? यस सर, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है आप लोगों का ये भी कोर्स ऐसे ही ऑनलाइन ही निकल जाना है। सर अल्लाह ना करे, लेकिन आसार तो ऐसे हैं। लग तो रहा है। ऐसे ही लगता है मुझे, क्योंकि पहले तो उन्होंने फैकल्टी को लीव्स नहीं दी थी, तो अब फैकल्टी को भी वो कह रहे हैं कि यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम। फैकल्टी के लिए मतलब लाजमी था यूनिवर्सिटी आना, अब वो ज़रूरी नहीं रहा। फैकल्टी भी अब चलेगी अगर, तो कैंपस तकरीबन ऑफ हो गया। सर एटलीस्ट कह रहे हैं कि अगले 1 मंथ तक लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद सिचुएशन देखेंगे। हम्म, सर आई सही। थिंक फैकल्टी को नेक्स्ट मंथ इसलिए से भी तो फ्री किया रमजान हुआ या सर है। कोरोना नेक्स्ट मंथ से तो बहुत रमजान स्टार्ट हो रहा है। यस सर, हम्म केसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। हम्म, सही। सर इंस्टीट्यूशन सारे रोज की बंद सर कर दिए रेशियो इन्होंने। 60-70। इंस्टीट्यूशन सारे बंद कर दिए, जश्न बहारा लगाई हुई है इधर। लोग उड़ा रहे हैं गुड़िया कि बस नहीं सर, वैसे वो ही। पार्क्स में लगी हुई है जश्न बहारा, हाँ, वो लोग जा वो रहे हैं। मैंने देखा था अल्लाह चौक में, उन्होंने गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है जश्न बहारा के नाम से पोस्टर्स वगैरह। सही। तो सबसे पहले कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कुछ आइडिया है किसी को? सर इन लाइन फंक्शन पढ़ा था, बिटवीन फंक्शन पढ़ा था, एवरेज पढ़ा था, मिनिमम सर पढ़ा था, आपने मैक्सिमम पढ़ा था। लॉजिकल सर कंपैरिजन वो ऑपरेटर्स सारे पढ़ाए थे ऑपरेटर्स आपने। पढ़ाए थे। हम्म स्पेशल तो ऑपरेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे, और इसके बाद हमने लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, फिर हमने स्पेशल स्पेशल। ऑपरेटर्स पढ़े थे। स्पेशल ऑपरेटर्स में हमने लाइक ऑपरेटर पढ़ा था, बिटवीन ऑपरेटर पढ़ा था, और इन ऑपरेटर पढ़ा था। ठीक है। सो आज यस थोड़ा सर। सा हम और फर्दर एसक्यूएल को डिग डाउन करेंगे, और जितना आज हम डिग डाउन कर लेंगे बस उतना ही होगा, क्योंकि उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एसक्यूएल के, वो थ्योरी के पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेंगे। सो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर के बाद एक ऑर्डर बाय क्लॉज भी है। ठीक है। सो ऑर्डर बाय क्लॉज जो है ये कहाँ पे यूज़ होती है? ये बेसिकली अगर आपने डाटा को सॉर्टेड ऑर्डर में देखना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डाटा कुछ इस तरह से है कि आपने सेलेक्ट करना है, मार्क्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट। ठीक है। आज मेरे पास मार्कर वो डिजिटल पेन नहीं है, तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आप देख सकते हो फ्रॉम स्टूडेंट्स। सर तो आप नोटपैड यूज कर लें। स्टूडेंट्स का जो टेबल है, ठीक है, अ, उसमें से आपने जो है वो सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो लेके आने हैं। ठीक है। तो आपको सारे के सारे जो मार्क्स उसके नज़र आने हैं, या आपका फॉर एग्जांपल मैं स्टैटिक की बजाय मैं यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ सपोज, तो मैं स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स जो है वो देखना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स के मार्क्स देखने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ इस तरह से हैं, 75, 70, 21, 100 में से हैं सपोज, 90, 52, तो इस तरह से मार्क्स हैं स्टूडेंट। तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है वो आपको इस तरह से शो कर देगा स्टूडेंट्स की। जब आप सेलेक्ट मार्क्स करेंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल तो आपको ये वाली आउटपुट नज़र आएगी। ठीक है। सो आप ये चाहते हैं कि आप इन मार्क्स को सॉर्टेड ऑर्डर में देखें, सॉर्टेड लिस्ट में देखें। ठीक है। तो आप एक और क्लास यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्डर बाय क्लास। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिखें ऑर्डर बाय। ठीक है। और आप ऑर्डर बाय किस कॉलम के साथ करना चाह रहे हैं? आप ऑर्डर बाय करना चाह रहे हैं मार्क्स के साथ। ठीक है। तो अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं मार्क्स, और आप उनके स्टूडेंट्स के नेम्स भी साथ में लेके डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके नेम्स भी साथ में डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट सी है, ये डी है, ये स्टूडेंट ई है, और ये स्टूडेंट बी है। ठीक है। तो जब आप ऑर्डर बाय मार्क्स करेंगे तो इसका बेसिकली जो ऑर्डर है वो एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको ऑर्डर बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो आप डिसेंड लिखेंगे, DESC। ठीक है। तो इसमें ये होगा
कि इसमें आपका जो ऑर्डर जो आपके जो मार्क्स हैं वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, ठीक है, उसके बाद लोएस्ट वैल्यू। तो 90 मार्क्स किसके हैं, ई स्टूडेंट के हैं, और उसके बाद 75 जो ए स्टूडेंट के हैं मार्क्स वो, और उसके बाद 70 मार्क्स जो कि डी स्टूडेंट्स के हैं, उसके बाद 52, उसके बाद 21 सी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और 52 जो है वो बी स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो आपको कुछ लिस्ट जो है वो अब इस तरह से नज़र आ रही होगी, ठीक है, एक ऑर्डर लिस्ट में, जिसमें आपको मार्क्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नज़र आ रहे हैं कि मार्क्स जो हैं वो डिसेंड हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर नज़र आ रहा है। तो ऑर्डर बाय क्लास जो है वो हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉर्टिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग अगर आपने परफॉर्म करनी है तो आप इस तरह से, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ASC लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप ये लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, मतलब उस केस में आप ये जो लिस्ट है ये रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपको डिस्प्ले होगा 21, उसके बाद C, इस तरह से 52, B एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको लिस्ट जो है वो सेंडिंग ऑर्डर में नजर आएगी। तो सबको क्लियर है ऑर्डर बाय क्लास क्यों यूज़ करते हैं? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब एक से ज़्यादा भी कॉलम्स के ऊपर आप ऑर्डर बाय अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा कॉलम्स के ऊपर ऑर्डर बाय अप्लाई करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल तू तो उठे यहाँ से, तू इधर बैठा है। फॉर एग्जांपल मैं वो नीचे में हाँ यार इतनी बार फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट्स काइंडली अपने आप को म्यूट रखें, आप अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, इसको अगेन रिपीट कर दीजिएगा। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, अपने आप को म्यूट रखें। ऑर्डर बाय क्लास जो है ये बेसिकली ऑर्डर करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्डर हम दो तरीकों से कर सकते हैं लिस्ट को, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी लिस्ट जो है वो कुछ इस तरह से सॉर्ट होगी 90, 75। ये बेसिकली हम ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, मार्क्स के कॉलम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स के टेबल से हम मार्क्स लेके आ रहे थे और उसका नेम लेके आ रहे थे, तो आपको लिस्ट कुछ इस तरह से शो हो रही थी पहले, ठीक है। अब जब आपने ऑर्डर बाय क्लास लगाया तो आपको लिस्ट जो है इसकी बजाय आपको लिस्ट जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स, अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय क्लास यूज़ की हुई है मार्क्स के ऊपर, तो मार्क्स आपको सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स नजर आएंगे, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर सबसे लोएस्ट एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको एक ऑर्डर में आपको लिस्ट जो है वो शो होगी मार्क्स की। तो ये है ऑर्डर बाय क्लास। ऑर्डर बाय क्लास को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आप सबसे पहले 21 मार्क्स नजर आएंगे, फिर 52, फिर उसके बाद 70 मार्क्स हैं डी के, फिर 75 जो कि मार्क्स हैं ए के, ठीक है, और उसके बाद 90 मार्क्स जो हैं वो ई के हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिस्ट नज़र आएगी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाय क्लास आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सिर्फ एक कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय अप्लाई नहीं कर सकते, हम मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी असेंडिंग ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बाय क्लास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आप जो है वो मार्क्स लेके आना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स की, और साथ में फॉर एग्जांपल आप उसकी स्टूडेंट्स की नेम के साथ आप उसकी एज भी लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एज कितनी है? तो फॉर एग्जांपल जो सेकंड कॉलम है नेम जो है वो थर्ड कॉलम है हमारा, सेकंड कॉलम हमारा एज का है, फॉर एग्जांपल नेम यहाँ पे है। तो इस केस में यहाँ पे हमारे पास जो है वो एज भी होगी स्टूडेंट की। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की जो एज है किसी के मार्क्स इक्वल भी हो सकते हैं एंड सो ऑन सो फॉर। फॉर एग्जांपल एक और स्टूडेंट है, एफ स्टूडेंट है, उसके मार्क्स भी 21 है, ठीक है। और इन दोनों की एज जो है, इसकी एज जो है वो 19 है, इसकी एज 20 है, और इसकी एज जो है वो 30 कर लें, 29, ठीक है। 75 मार्क्स जो हैं वो एक और स्टूडेंट्स के भी हैं, उसका नाम जो है वो जी है, और उसकी एज जो है वो 21 है, इसकी एज 22 है एंड सो ऑन, इसकी एज जो है वो 19 है। तो इस तरह से एजेस भी मेंशन की गई। अब मैं
जो है वो ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ, ऑर्डर बाय मार्क्स कॉमा एज। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप समझ लें कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तो समझ लें कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा अपने पास क्वेरीज को रन करके कि वाकई ही ऐसा है कि क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो बाय डिफ़ॉल्ट करता है या असेंडिंग ऑर्डर में करता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो बाय डिफ़ॉल्ट हम एज्यूम कर लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको कर लेता है अगर हम कुछ भी नहीं लिखते। तो इसमें वो क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करेगा। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिस्ट जो है वो सॉर्ट करेगा तो आपको पहले वो मार्क्स के लिहाज से करेगा 90। अगर मेरे पास ये लिस्ट पड़ी हुई है तो असेंडिंग लिस्ट के ऑर्डर, अंदर एंड नहीं लग सकता, मार्क्स एंड एज। अब मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे ये लिस्ट अवेलेबल है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब मैंने अगर मार्क्स और एज के लिहाज से करना है तो आपको ये मार्क्स वाली लिस्ट जो है वो ऐसे ही नज़र आएगी जैसे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। कि 21 जो है वो एफ स्टूडेंट जो है उसके 21 मार्क्स हैं और उसकी एज जो है पहले वो मार्क्स के लिहाज से सॉर्ट करेगा फिर वो एज के लिहाज से सॉर्ट करेगा। तो एज किसकी ज़्यादा है, सबसे पहले ऑर्डर बाय हम कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब ये है कि पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी वैल्यू आएगी। अब इन दोनों के मार्क्स इक्वल हैं, जिन जिन के मार्क्स इक्वल हैं, जहाँ जहाँ पे मार्क्स इक्वल हैं वहाँ पे वो एज के लिहाज से सॉर्ट करेगा, ठीक है। अब इन दोनों के मार्क्स इक्वल हैं 21 तो एज के लिहाज से सॉर्ट करेगा तो एफ ऊपर ही रहेगा क्योंकि इसकी एज जो है वो 19 है, ठीक है, और इसकी एज जो है वो 20 है सी की, ठीक है। तो उसके बाद 52 चूँकि मार्क्स जो हैं वो अब इनके सिमिलर नहीं है, 52 एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। ये स्टूडेंट जो है वो बी स्टूडेंट है और इसकी 30 एज है। उसके बाद 70 ये डी स्टूडेंट है, इसकी एज जो है 22 है। उसके बाद 75 आएगा। आप मुझे बताएं 75 कौन सा ऊपर आएगा, दोनों के मार्क्स इक्वल हैं। ये वाली लिस्ट सर जो जी, पहले आएगी ये जी वाला, जी वाला। तो इस केस में 75 पहले आएगा, साथ में जी स्टूडेंट पहले आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एज जो है वो 21 है। तो यस सर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिफरेंस कि अगर सिर्फ मार्क्स की बेस पे करता तो लिस्ट ये वाली थी, ठीक है। लेकिन जब मैंने मार्क्स और एज की बेस पे किया तो मेरे पास जो लिस्ट है वो चेंज हो गई है। 75 जी ऊपर आ गया और 75 ए जो है वो नीचे आ गया क्योंकि उसकी जो एज है वो 22 है, और इस तरह से 90। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी आप ऑर्डर बाय क्लॉज अप्लाई कर सकते हो। डन हो गया। तो ऑर्डर बाय क्लॉज आपको क्लियर होगी कि ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होती है। ओके ओके ये 3-4 क्लॉजेस हमने पढ़ ली हैं, सेलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज और ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बात करते हो तो डिसेंड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हो, ठीक है। अगर आपने डेटा को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्यूरी क्या होगी, ये तो भी हमने सेलेक्ट की बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी क्यूरीज के ऊपर, इंसर्शन की क्यूरीज, डिलीशन की क्यूरी और अपडेशन की क्यूरी। तो ये डिफरेंट 3-4 क्यूरीज हैं, वो उनको हम देख लेते हैं तो फिर हमारा एसक्यूएल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। आप खुद से डेटा को इंसर्ट, डिलीट और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट अगर एक्सक्यूज मी आपने सर, करना है जी सर ये जी ऑर्डर बाय ऑपरेटर को सर, इसकी क्वेरी को सर हम अल्फाबेटिकली भी यूज कर सकते हैं किसी नेम की एग्जैक्टली रो कॉलम पे। एग्जैक्टली आप इसको सिर्फ न्यूमेरिक डेटा के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको अल्फ़ाबेटिक जो डेटा है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कंट्री नेम के ऊपर अप्लाई कर दें, मैक्सिको में अब जी जो है वो पहले आता है या मैक्सिको पहले आता है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसको सॉर्ट करेगा, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे सर वो मैक्सिको अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा उसे। अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसको ओके सर। अल्फ़ाबेटिकली अगर आपने सॉर्ट करना है तो ये आप ऑर्डर बाय क्लॉज जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने नेम्स के लिहाज से सॉर्टिंग करनी है, अली पहले आना चाहिए, असद बाद में आना चाहिए एंड सो ऑन, उसके बाद बिलाल आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स आएंगे, वो भी आपस में सॉर्टेड होंगे, फिर बी से स्टार्ट होने वाले नेम्स आएंगे, तो उसके लिए भी आप ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ कर सकते हैं।
ओके। तो अगर आपके पास एक टेबल है, आप जो उसमें डेटा इंसर्ट करना है, यू वांट टू ऐड अ रो इनटू इट, तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल सी कमांड होती है इंसर्ट इनटू की। इंसर्ट इनटू जो है, आगे उसमें टेबल नेम लिखते हैं जिसमें आपने इंसर्ट करना है, और उसमें आप वैल्यूज लिखते हैं। आगे वैल्यूज का कीवर्ड आता है, ये एज इट इज, ये सिंटेक्स एज इट इज आपने लिखना है। इंसर्ट इनटू मतलब ये इंसर्ट के बाद स्पेस आएगा, और उसके बाद इनटू लिखेंगे, उसके बाद स्पेस आएगा, फिर टेबल नेम लिखेंगे जिसमें आपने इंसर्ट करना है, उसके बाद वैल्यूज़, उसके बाद यहाँ पे फिल इन आप स्पेस छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो जो वैल्यूज़ आपने इंसर्ट करनी है वो कॉमा सेपरेटेड आपने पैरेंथेसिस में डाल के इस तरह से अपने कॉलम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल है कस्टमर्स का, ठीक है, आप लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो फॉर एग्जांपल ये कस्टमर्स का टेबल है, इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टेक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है और कंट्री है, ठीक है। ये 3 4 5 6 7, इसमें 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर आप 7 कॉलम्स में डेटा इंसर्ट नहीं करना चाहते, क्या मैं कह रहा हूँ, अगर आप 7 कॉलम्स में डेटा इंसर्ट नहीं करना चाहते, कोई भी 6 यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इसने यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं मेंशन किया, कस्टमर नेम से स्टार्ट किया, तो आपको इंसर्ट इनटू कस्टमर्स लिख के उसके बाद आपको सारे के सारे कॉलम्स नेम्स देने पड़ेंगे कि पहली वैल्यू क्या है, मतलब वो कौन से कॉलम में जाएगी, दूसरी वैल्यू कौन से कॉलम में जाएगी, तीसरी वैल्यू कौन से कॉलम में जाएगी, चौथी वैल्यू कौन सी कॉलम में जाएगी, एंड सो ऑन। तो आपको स्पेसिफिकली ये सारे के सारे कॉलम्स नेम्स जो हैं वो मेंशन करने पड़ेंगे, जिन जिन में आपने वैल्यूज़ जो है इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज़ कौन सी इंसर्ट करनी है आपने, कस्टमर नेम की जगह पे आपने कार्डिनल लिखना है, कॉन्टैक्ट नेम की जगह पे आपने टॉम बी रिक्सन लिखना है, रिक्सन, और एड्रेस की जगह पे आपने ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे सिटी और पोस्टल कोड और कंट्री, ठीक है। तो ये आप इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू Excuse me, sir. जी सर ये जो कॉलम्स हैं ये तरतीब वाइज होने लाजमी है ना? एग्जैक्टली अगर कस्टमर नेम आपने कॉन्टैक्ट नेम आपने इधर लिख दिया तो ये जो कार्डिनल की वैल्यू या कॉन्टैक्ट नेम में चली जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये जिस तरतीब से ये आपने जिस ऑर्डर से ये लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर से आपने वैल्यूज़ को मेंशन करना है, ठीक है। तो अदरवाइज ठीक है। आपका डेटा जो है वो गलत कॉलम में इंटेंशनली चला जाएगा, ठीक है। ओके ओके, सर। तो आप ये देख सकते हो कि पहले इसमें 3 कॉलम्स थे, इसमें 3 रोज थी, यहाँ पे सॉरी कॉलम तो इसमें 7 है, रोज इसमें 3 थी, 1 2 3, इसमें डेटा इस तरह से पड़ा हुआ था। जब हमने ये वाली रो इंसर्ट की इसमें, तो हमारे पास जो डेटा है वो एक चौथी हमारे पास रो क्रिएट हो गई, जिसमें 92 जो है ये बेसिकली कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो ऑटो इंक्रीमेंट होते हैं। ये हम लेटर ऑन देखेंगे कि कस्टमर आईडी जो है ये बेसिकली एक ऐसा कॉलम है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो खुद से ही मैनेज कर रहा है, और ये उसमें ऑटो इंक्रीमेंट जो है जो कि प्रीवियस वैल्यू होती है उसमें ऑटो इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू को क्रिएट कर देता है। तो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमने जो वैल्यू दी थी कस्टमर नेम की कार्डिनल, टॉम बी एंड सो ऑन, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो इंसर्ट इनटू जो है वो आपको सिंपल बताता है कि आपने डेटा टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये इंसर्ट इनटू की आपने अगर कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि नल वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कि कंपल्सरी होते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं कि हमने इसकी वैल्यू देनी ही देनी है तब ये वैल्यू इंसर्ट होगी, या ये ऑप्शनल भी है। अगर ऑप्शनल है तो यहाँ पे सिटी के केस में हम यहाँ पे सपोज खाली जगह भी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपकी जो वैल्यू है सिटी के केस में वो नल भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम कॉलम्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन से इम्पोज कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ कंपलसरी देनी ही देनी है या नहीं देनी, ठीक है। तो वो विल सी इट लेटर ऑन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे उसने आप उसने एग्जांपल दी है एजेंट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर नेम दिया है, कस्टमर नेम ये है, सिटी दिया है, सिटी ये है, और कंट्री दिया है, कंट्री ये है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज उसने इंसर्ट की हैं। इसको इंसर्ट करने से क्या होगा, कस्टमर नेम की जगह पे ये उसका नेम आ जाएगा, फिर सिटी की जगह पे ये आ जाएगा, और कंट्री की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज नहीं दी थी वहाँ पे नल आ गया,
ठीक है। और सर अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूज की और नॉट नल की तो नॉट वो नल की तो एरर, फिर एरर आएगा। अगर हमने कंस्ट्रेंट यूज किया तो फिर नॉट नल की तो फिर यहाँ पे एरर आएगा, फिर ये वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। ठीक है। ओके सर। तो वो कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करना है वो हम लेटर ऑन जब हम देखेंगे ना कि हमने टेबल क्रिएट कैसे करना है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल की जो कमांड होगी एसक्यूएल की, उसमें हम जो है वो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस यस जो सर, हैं वो import वो लैब में किया था वो। ठीक हो गया, गुड हो गया। तो आप उसमें वहाँ पे वो कंस्ट्रेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है ओके ओके। इस तरह से बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स जो है वो किसी भी कॉलम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि नॉट नल का कंस्ट्रेंट है, तो नॉट नल का कंस्ट्रेंट अगर आपने अप्लाई कर दिए ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द टेबल तो उसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी कॉलम के ऊपर रेंज का जो है वो कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी जो वैल्यू है जैसे मार्क्स हैं, तो मार्क्स जो है वो 0 और 100 के दरमियान ही रहते हैं, तो आप उसके ऊपर अप्लाई एक कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो 0 और 100 के दरमियान रहेगी। तो ये कंस्ट्रेंट आप अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा 101 वैल्यू पुट करने की कोशिश करेगा तो वो उसके ऊपर भी एरर आएगा। जैसे कि CGPA है, तो CGPA 0 से 4 के दरमियान होता है, तो अगर कोई CGPA 4.1 इंसर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भी एरर आएगा। तो इस तरह का कंस्ट्रेंट आप ऐड कर सकते हैं ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द टेबल ऑन द सर। कॉलम्स। जी सर ये जो सीजीबी होता है ये फ्लोट पॉइंट में होता है, तो हम 0.0 और 4.0 यूज करेंगे या 0 और 4 यूज करेंगे, उसके बीच में पॉइंट्स वाली भी काउंट हो जाएंगी? ऑफ कोर्स 0 और 4 यूज़ करेंगे तो उसके बीच पॉइंट्स वाली पॉइंट्स जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी डेट टाइप क्या है। अगर उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है तो ऑब्वियसली वो 0 1 2 3 4 उसको कंसिडर करेगा, क्योंकि हर जो कॉलम होगा उसकी जो टाइप होगी यस सर, उसकी वैल्यू समझ की। गया मैं, समझ तो गया। अगर वो उसकी फ्लोट होंगे तो वो फ्लोट में हो फ्लोट जाएगा। होगी ठीक तो है, ऑटोमेटिकली फ्लोट होगा। ठीक है। ठीक है सर। तो इंसर्ट का आपको पता चल गया इंसर्ट क्या होता है। नल वैल्यूज़ का आपको पता चल गया नल वैल्यूज़ जो है उसको किसको उसका क्या मतलब है। अब अगर आपने डेटा को डिलीट करना है, अगर आपके पास रोज हैं आपने उसको डिलीट करना है, वेरी सिंपल कमांड। आपके पास ये डेटा है इस तरह से, ये कस्टमर का टेबल है जी, इसमें आपने ये वाली रो डिलीट करनी है। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मैंने कस्टमर आईडी, जिस कस्टमर का आईडी जो है वो 5 है, वो मैंने डिलीट करनी है रो, तो मैं क्या लिखना चाहिए मुझे आपके ख्याल में? आप वैसे कमांड बना दें आप अपनी, फिर हम उसको सर वैसे इसका हमने वो किया था, लैब में किया डिलीट। था, तो उसमें ड्रॉप की थी अल्टर हाँ। टेबल और फिर ड्रॉप, तो वो आपने कॉलम का नाम लिखना था, तो वो ड्रॉप कर था। कॉलम नहीं, हम्म। सॉरी सर, वो मुझे एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं मुझे याद। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। ओके। तो अच्छा, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपने डेटा डिलीट करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक टेबल है जिसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, कॉलम्स का नाम है ABCDE। ठीक है। ये बेसिकली जो टेबल है, फॉर एग्जांपल ये टेबल जो है वो स्टूडेंट का टेबल है या कस्टमर का टेबल है। इस स्टूडेंट के टेबल में 5 कॉलम्स हैं ABCD। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब है ये इसकी फिजिकल साख्त है। ठीक है। जब आप इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ओपन करेंगे इस टेबल को, तो आपको टेबल इस तरह से नज़र आ रहा होगा कि उसमें आपको A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम नज़र आ रहा होगा, D कॉलम नज़र आ रहा होगा, E कॉलम नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट डेटा नज़र आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे रॉज की फॉर्म में। अब ये जो अगर आपने इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है, ठीक है, तो अगर आपने आप चाहते हो कि जो स्टूडेंट है इसका जो ये वाला कॉलम है, ई वाला कॉलम, ये मुझे नहीं चाहिए, ये हमने वैसे शुरू में ऐसे क्रिएट कर दिया था गलती से, इसको ड्रॉप करना है, इसको ख़त्म करना है। इसका जब स्ट्रक्चर चेंज करना है तो हम ड्रॉप की क्यूरी यूज़ करेंगे। ठीक है। और अगर हमने इसमें से डेटा डिलीट करना है, ठीक है, डेटा को साख्त इसकी चेंज नहीं करनी। फॉर एग्जांपल कोई रो है, इसमें ये वाली रो डिलीट करनी है। पहले इसमें 3 रोज थी, 1 2 3, अब इसके डिलीट होने के बाद इसमें 2 रोज रह जाएंगी। तो ये रो डिलीट करनी है तो फिर हम डिलीट की क्यूरी यूज़ करेंगे। तो डिलीट इज़ यूज फॉर, डिलीट का मतलब ये है कि डेटा आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर वही रहता है, टेबल का स्ट्रक्चर।
ठीक है। फॉर एग्जांपल इस क्यूरी में क्या फ़र्क है, इस क्यूरी में फ़र्क है, मैं 2 क्यूरीज आपके पास लिख रहा हूँ। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स का आगे मैंने नेम लिखता हूँ स्टूडेंट टेबल। ये इसका सिंटैक्स है डिलीट का, कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है, बस दैट्स इट। इसका मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एक रो डिलीट करनी है तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर की कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, वेयर ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 1 है, ये वाली रो आपने डिलीट करनी है, या ये 3 वाली रो आपने डिलीट करनी है, तो आप लिखेंगे वेयर ए इज इक्वल टू 3। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे ए की वैल्यू 3 है वो वाली वो रो रो डिलीट कर दें, ठीक है, इसका ये मतलब है। यस चलिए मैं अब ये कहता हूँ कि अगर मैं ये नहीं लिखता, ये वाली लाइन नहीं लिखता, फिर क्या होगा आपके ख्याल में, आप बताएं। पूरा टेबल पूरा का पूरा सर टेबल वो जो है, आपने उसको स्पेसिफाई क्या करना है। हाँ, कंडीशन में ये होता है कि आप स्पेसिफिकली बताते हैं कि कौन सी रो आपने डिलीट करनी है, ठीक है, वो पूरी की पूरी रो डिलीट करते हैं, वो वाली रो यस सर जो कंडीशन के ऊपर फुलफिल होती है, ठीक है। जबकि अगर कंडीशन आपने नहीं दी तो सारी की सारी टेबल जो रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। जब ये क्यूरी आप लिखेंगे डिलीट यस फ्रॉम सर स्टूडेंट्स, तो क्या टेबल में कोई डेटा बचेगा, नो कोई डेटा बचेगा नहीं, तो क्या टेबल बच जाएगा, यस टेबल सर बच टेबल को जाएगा। कुछ नहीं यस सर करेगा वो। टेबल बच जाए। यानी कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स करने के बाद आपको कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप इंसर्ट की कमांड चला सकते हैं, आप चला सकते हैं इंसर्ट इनटू, ठीक है, स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, स्टूडेंट का टेबल है, उसमें आप इंसर्ट करना चाहते हैं, क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वैल्यूज मेंशन कर दें, वैल्यूज, ठीक है, आप तो यहाँ पे सर ये वैल्यूज मेंशन, डिलीट विदाउट वेयर ट्रंकेट की तरह ही हो जाएगा ना। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बेसिकली डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स जब आप करेंगे उसके बाद आप इंसर्ट की कमांड चला सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो वहीं पे ही होगा, टेबल वहीं पे ही होगा डेटाबेस में, लेकिन उसके यस अंदर सर डेटा नहीं। लेकिन अगर आपने लिख दिया ना ड्रॉप, तो वो कॉलम ही उड़ा देगा। ड्रॉप करने से, जब आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप का और सिंटैक्स है, जब आप ड्रॉप करेंगे ना तो ना सिर्फ वो डेटा ख़त्म कर देगा बल्कि पूरा का पूरा टेबल भी ख़त्म कर देगा। तो सिरे से ही आपको उसके बाद स्टूडेंट का टेबल मिलेगा ही नहीं आपको। तो जब आप यस सर ड्रॉप कर, तो उसके बाद जब आप इंसर्ट करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एरर आएगा, वो एरर यही देगा होगा वो कि टेबल स्टूडेंट नॉट टेबल, फाउंड। हाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि डिलीट कमांड ओनली डिलीट द डेटा वाइल ड्रॉप डिलीट द डेटा एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो डिलीट की कमांड का आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक ऐसी रो डिलीट करनी है जहाँ पे कस्टमर का जो नेम है वो ये है, तो कस्टमर का नेम यहाँ पे ये है, ये पहली रो है फर्स्टली। तो अगर आपने इस रो को डिलीट करना है तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नेम इज दिस, तो पहली रो डिलीट हो जाएगी। तो बाकी पहली रो जब डिलीट हो गई ये वाली, तो आपको बाकी रेस्ट ऑफ 4 रोज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने सारा का सारा रो रैकेट डिलीट करना है तो आप लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, दैट्स इट, कोई भी कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो लिहाजा याद रहे कि जब भी आपने डिलीट की कमांड यूज़ करनी है तो बड़े ध्यान से यूज़ करनी है। अगर आपने ये कमांड चला दी तो समझो कि सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो गया टेबल में से, डन हो गया। सर यस अगर सिर्फ एक फील्ड डिलीट करनी हो एक जो फील्ड, नोट जैसे जो नल हो सकती है। हाँ उसको बेसिकली डिलीट नहीं कहते, उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं कि अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल ये सिटी रिमूव करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इस रैकेट को डिलीट करने की बजाय अपडेट करेंगे। अपडेट का मतलब ये है कि ये ऐसे ही रहेंगे और ये सिटी नेम जो है इसको नल कर देंगे और ये ऐसे ही रहेंगे। तो अपडेट की कमांड कैसे चलाते हैं, लेट्स डू दिस। अपडेट जो है उसका सिंटैक्स ये है, आप लिखेंगे एक अपडेट, आगे टेबल का नेम, आगे जिस कॉलम को आपने अपडेट करना है, जैसे आप फील्ड की बात कर रहे थे, तो जिस फील्ड को आपने अपडेट करना है उसके साथ वो लिखें सेट, उस फील्ड का नाम लिखें और जो वैल्यू जिसके साथ आप सेट करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। अगर दो, एक या एक से ज़्यादा
फील्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं तो दूसरी फील्ड का नाम लिखें, कॉमा सेपरेटेड होंगे ये वाली, कॉमा दूसरी फील्ड का नाम और उसकी वैल्यू लिखें जो आपने अपडेट करनी है। तो यहाँ पे कौन सी रॉ में वो करना है वो यहाँ पे आपकी कंडीशन यहाँ पे आएगी। अगर आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो वो सारे के सारे टेबल में अपडेट कर देगा, हर जगह पे, हर रॉ में, इस कॉलम पे, कॉलम 1 पे और कॉलम 2 पे अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेबल है, ठीक है, तो टेबल आपके पास ये, इसको आपने अपडेट करना है। कस्टमर आईडी जहाँ पे 1 है वहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नेम चेंज करना है। कॉन्टैक्ट नेम, ये कॉन्टैक्ट नेम है, यहाँ पे मारिया है, मारिया को आपने चेंज करना है, ठीक है। और उसका सिटी नेम भी आपने चेंज करना है, उसका सिटी नेम बर्लिन पे जाए फ्रैंकफर्ट करना है आपने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपडेट कस्टमर्स, कस्टमर जो है वो टेबल का नेम है, सेट कॉन्टैक्ट नेम ये होना चाहिए और सिटी नेम ये होना चाहिए, वेयर कस्टमर आईडी इज़ 1। तो जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 है वहाँ पे बर्लिन की बजाय फ्रैंकफर्ट हो जाएगा और मारिया की बजाय एल्फ्रेड हो जाएगा, तो ये वाला नेम हो जाएगा। तो उसके बाद आपको देख सकते हैं कि आपका जो टेबल है वो चेंज हो गया है, आपका जो टेबल है वो चेंज हो गया है और उसमें जो एल्फ्रेड आ गया मारिया की जगह पे और सिटी में फ्रैंकफर्ट आ गया। तो अगर आप ये वाला नहीं लिख, अगर आप ये नहीं लिखते तो फिर क्या होगा मुझे बताएं। पूरे अगर मैं टेबल ये में कॉन्टैक्ट पूरा नेम टेबल और सिटी फ्रैंकफर्ट और एल्फ्रेड स्मिथ। एग्जैक्टली अगर आप ये नहीं लिखते तो यहाँ पे एल्फ्रेड यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा और फ्रैंकफर्ट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और सर यहाँ पे हम इक्वल टू नल भी दे सकते हैं अगर वो नल हो सकती है फील्ड। आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है, खाली तो वो नल स्टिक ऑटोमेटिक नल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। सर एक दफा इसका दोबारा सिंटैक्स दिखा दे ऊपर। सिंटैक्स इसका ये है कि आपने अपडेट की कमांड लिखनी है, अपडेट किस टेबल को अपडेट करना है, टेबल नेम आएगा, फिर आपने किस कॉलम को अपडेट करना है, उसकी फील्ड नेम है, जैसे कि कॉन्टैक्ट नेम है या सिटी नेम है या और भी कोई कॉलम आपने अपडेट करना है तो कॉमा सेपरेटेड वो आप लिखते जाएं। कॉन्टैक्ट नेम पे क्या अपडेट करना चाहते हैं, सिटी पे क्या अपडेट करना चाहते हैं वो लिखेंगे और कौन सी रॉ में आपने ये करना है तो आप कस्टमर आईडी 1 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 होगा वहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम जो है वो एल्फ्रेड हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो गया और सिटी नेम फ्रैंकफर्ट हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके सर। यस सर। ओके, तो अब आपने एक कमांड लिखनी है, ठीक है, जिसमें आपने जहाँ पे सिटी लंदन है, जहाँ पे सिटी लंदन है वहाँ पे आपने उसका एड्रेस जो है वो चेंज करना है और उसका एड्रेस जो है वो आपने ये लिखना है जो कस्टमर आईडी 1 का हमारे पास एड्रेस है। आपने क्या करना है, समझ आइए मेरी बात की, जहाँ पे सिटी लंदन है उसका एड्रेस आपने चेंज करना है, उसका एड्रेस सेम ही है जो कि कस्टमर आईडी 1 का एड्रेस है। तो ज़रा पता चल जाता है आपका आज क्यूरी का कि आप लिख सकते हैं कि नहीं। हिंट देता हूँ आपको, जिस तरह से मैंने वो पिछली सब क्यूरी यूज़ की थी इस तरह से कुछ करने की कोशिश करें। जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 का जो एड्रेस है वो आपने रिप्लेस करना है कस्टमर आईडी नंबर 4 जिसका सिटी लंदन है। समझ आ गई है आपको क्यूरी या नहीं आई? यस सर, यस सर। चलें इसको करें, 5 मिनट है आपके पास। कस्टमर आईडी 1 जहाँ पे है, कस्टमर आईडी 1 उसका जो एड्रेस है उसको रिप्लेस करना है जहाँ पे जिस कस्टमर का सिटी लंदन है। सर ये एड्रेस को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर उसके आईडी के थ्रू एक्सेस करना है? आईडी के थ्रू एक्सेस करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। मुझे नहीं पता कि उसका एड्रेस क्या है, ये टेबल में पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस कल को चेंज भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सर हो गया। दूसरों को भी थोड़ा सा टाइम दें, आप जरा सब्र करें, 2 मिनट में दूसरों को ज़रा दे रहा हूँ, उनको करने दें, फिर आप क्वेरी को डिस्कस करते हैं। ओके सर। सर नीचे टेबल दिखा दें।
यस सर हो गया। जी स्टूडेंट्स, कर लिया आपने, क्यूरी लिख लिया? यस सर। क्या लिखी है आपने क्यूरी? सर स्क्रीन शेयर कर दूंगे, बता दूं? बस बता दें, वैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपकी क्यूरी को। अपडेट कस्टमर्स, अपडेट कस्टमर, ठीक है। सेट नेक्स्ट, एड्रेस सेट एड्रेस, इक्वल्स। हाँ इसके बाद सर ब्रैकेट डालना है एक, आगे। वो इसके अंदर भी एक ही हो रही है ना। सिलेक्ट एड्रेस, फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल 1। वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। तो ये जो यहाँ से और इसका एड्रेस आ जाएगा और वो एड्रेस यस, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। आगे वेयर सिटी इज इक्वल टू बस, लंदन, वेयर सिटी इज इक्वल टू ओके, लंदन। सही है। तो यही क्यूरी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, ऐसे ही लिखनी थी कि जहाँ पे सिटी जो है वो लंदन है, ठीक है, उस कस्टमर का जो एड्रेस है वो चेंज करना था, यानी कि सेट करना था किस एड्रेस से, उस कस्टमर आईडी जिसका, उस कस्टमर के एड्रेस से जिसका आईडी 1 है। तो ये बिल्कुल सही है, ये ऐसे ही क्यूरी लिखनी थी। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा आगे ही जा रहे हैं, इतनी जल्दी, जितना जल्दी आपने पिक कर ली हैं ये सारी चीज़ें। तो ये नॉर्मली वैसे ये 5वीं 6ठी क्लास के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो पिक करना शुरू करते हैं। तो आपने जल्दी पिक कर लिया है इस तरह की चीज़ों को। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से डेबी का कोर्स जो है वो पास करेंगे। शुक्र है अल्लाह का। सो दैट्स गुड। तबीयत कुछ नासाज है आज, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए। बाकी आप, हाँ, तकरीबन आपका जो कोर्स है ना वो, यहाँ अब हमने एसक्यूएल ज्वाइन से शुरू करना है। उससे पहले जितनी भी हमने ये वाले बेसिक एसक्यूएल कमांड्स थी वो हमने पढ़ ली हुई हैं। तो ज्वाइंस हम तब पढ़ सकते हैं। ज्वाइंस का मतलब होता है कि हमने एक से ज़्यादा टेबल से डेटा लेके आना है। तो अभी एक टेबल आपको नज़र आ रहा है ना, हमने एक से ज़्यादा टेबल से डेटा लेके आना, उसके लिए क्यूरीज क्या होंगी, तो ये ज्वाइंस हैं। तो ये ज्वाइंस हम तब पढ़ सकते हैं जब हम मल्टीपल टेबल्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, उनके रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जब डेटा मॉडलिंग करेंगे तो उसमें हम डेटा के रिलेशनशिप्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डेटा मॉडलिंग के ऊपर होगा। तो तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम मल्टीपल डेटा से, मल्टीपल टेबल्स जो हैं उनके आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी इट। तो टुडे इतना काफ़ी है, मैं अटेंडेंस मार्क करता हूँ। अफसर महमूद, अफनान बिन रिजवान, यस सर। अली हुरैरा, आमिना इफ्तिखार, सर सार में प्रेजेंट प्रेजेंट। सर। बिलाल तजम्मुल, बुशरा मोहम्मद, फहद नासिर, प्रेजेंट। हारिस तल्लत, प्रेजेंट सर। हसन इजाज, प्रेजेंट सर। ईमान फातिमा, जुनेद अहमद, यस सर। मीर हमज़ा, मियाँ मोहम्मद आदम, ठीक है, मुइज़ शफ़ी, मोहम्मद आयश, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसन शबीर फैसल, मोहम्मद फुरकान,
मोहम्मद हम्माद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा अजीम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा अजीम प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा नईम, यस सर। मोहम्मद उसामा, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जैन, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद फुरकान प्रेजेंट। फुरकान की लगा तो दी है। मोहम्मद मुर्तज़ा रजा, प्रेजेंट मुर्तज़ा सर। रजा, उसामा खालिद, प्रेजेंट सर। अली वगैरह प्रेजेंट हो गया। सर मोहम्मद जैन सुल्तान, प्रेजेंट मीर सर। उसामा खालिद, यस सर। यस प्रेजेंट। राना जवाद, राशिद फरीद, सर मेरी मिस हो सैफ अली, प्रेजेंट। समीर अहमद, शाह बहराम, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। शमीर शहजाद, ओके। सैयद दिलावर, शामिर शहजाद नहीं है, सैयद प्रेजेंट दिलावर। सर। प्रेजेंट। शमीर शहजाद प्रेजेंट सर। आप कहाँ थे? सर माइक नहीं अनम्यूट हुआ था बस। अच्छा, तो आपको ये तो स्क्रीन तो नज़र आ रही है, आपको पता होना चाहिए कि आपका नेम कहाँ पे आ रहा है। तो नेक्स्ट 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ौरन अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लें। सैयद इर्ज़म, प्रेजेंट सर। ताहा शहजाद, प्रेजेंट सर। तला जाहिद, प्रेजेंट सर। तौहीद अहमद, यस सर। विजदान राना, जैन वहीद, सर मेरी भी प्रेजेंट लगा दें। सर प्रेजेंट भी जान रहा ना। सर बिलाल तजम्मुल प्रेजेंट। सर मेरी भी नहीं लगी सर। मीर हमजा शेख। सर अली हुरैरा। आरिया वगैरह की लगा दिया, ठीक है। सो विजदान हसन राना। इजाज, सर मोइज मेरी शफी, हसन इजाज एब्सेंट है। सर हसन इजाज प्रेजेंट। ओके, मीर हमजा शेख। और लगा दिया मीर हमजा, तुम्हारी मैं एब्सेंट ही मार्क करता हूँ। सर विजदान राना लगा दें। विजदान राना, आज हमने क्या पढ़ा है? सर ये ड्रॉप डिलीट ये सारे डिफरेंसेस इनके। अच्छा, अपडेट की कमांड तुम्हें यूज़ करनी आती है? अपडेट का सिंटैक्स क्या है बताओ ज़रा, अपडेट की कमांड का जी सर आती है। बताओ, अपडेट कैसे करेंगे? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास जो है वो काफ़ी थोड़ी लंबी क्लास होगी, तो ज़रा ध्यान से मिस ना करिएगा, इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।